लास्ट क्लास में मैंने आपको कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कराए थे, तीन के तीनों लॉ करा दिए थे। ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं कराए थे। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल थर्ड लॉ के ऊपर ही आते हैं। मैंने पूरे डिटेल में समझाया था आपको कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अभी आज के उसी ग्रेविटेशन के कुछ टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें कि आपका पहला ग्रेविटेशन फील्ड क्या होता है, ग्रेविटेशन फील्ड। ठीक है, तो भैया जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि ग्रेविटेशन फील्ड क्या होता है। देखिए, ग्रेविटेशन लगाता कौन है? एक मास दूसरे मास के ऊपर। अगर किसी भी मास की ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करूंगा तो मैं ये देखूंगा कि वो मास दूसरे मास को कितनी दूरी तक खींच पा रहा है। अगर एक मास दूसरे मास को बहुत दूर तक खींच पा रहा है अपनी तरफ, तो इसका मतलब उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? बहुत ही ज्यादा है। और अगर कोई मास किसी दूसरे मास को अपनी तरफ कम दूरी से ही खींच पा रहा है, ज्यादा दूरी पे नहीं खींच पा रहा, तो इसका मतलब उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? कम है। तो अगर मेरे को ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन करना था, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, तो आप बोलोगे द स्पेस अराउंड द मास, किसी मास के आसपास का वो स्पेस अप टू विच इट्स ग्रेविटेशनल इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस बाय अनदर मास। अच्छा, जो एक्सपीरियंस कर रहा है उसको मैं यूनिट मास बोलूंगा। क्या बोलूंगा? जिसकी वजह से हो रहा है। देखिए भैया, एक मास है जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड मुझे चेक करना है, और जिसके थ्रू चेक करना है, जिसके थ्रू मैं चेक कर रहा हूं, उसे मैं बोलूंगा टेस्ट मास या यूनिट मास। क्या बोलूंगा? और जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड मुझे चेक करना है उसे बोलूंगा सोर्स मास। क्या बोलूंगा? तो सोर्स मास की ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में अगर मेरे को बोलना है, तो सोर्स मास की ग्रेविटेशनल फील्ड का अगर मुझे इफेक्ट जानना है, सोर्स मास की ग्रेविटेशनल फील्ड का रेंज जाननी है मुझे, तो मैं क्या रखूंगा? एक टेस्ट मास रख दूंगा। अगर सोर्स मास की वजह से उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है अट्रैक्टिव, तो इसका मतलब सोर्स मास की ग्रेविटेशनल फील्ड वहां पर है, वन्यथा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर सोर्स मास की ही ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, टेस्ट मास की कुछ नहीं होगी, क्योंकि टेस्ट मास बहुत छोटा है। टेस्ट मास सोर्स मास की वजह से अर्थ है, अर्थ के पास में अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड चेक करने के लिए आपने एक बहुत दूर एक छोटा सा पत्थर रख दिया, तो आपको पता भैया कि अर्थ की ही ग्रेविटी का इफेक्ट होगा उसके ऊपर, उसकी ग्रेविटी का इफेक्ट अर्थ के ऊपर नहीं होगा। तो सोर्स जो होता है वो सोर्स जो होता है वो टेस्ट के कंपैरिजन में क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। वही लिखा हुआ है। ठीक है, two bodies are attracted to each other by the gravitational force even if they are not in direct contact। जबकि बहुत दूर होती है, एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं होता, फिर भी एक दूसरे से क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। दिस इंट्रैक्शन इज कॉल्ड एक्शन एट अ डिस्टेंस, कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ कंसेप्ट ऑफ फील्ड। और इसको हम फील्ड के जरिए ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है एवरी मास मॉडिफाइड द स्पेस अराउंड इट। ठीक है, दिस मॉडिफाइड स्पेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। कह रहा है भैया कि हर मास जो होता है अपने आसपास के क्षेत्र को क्या करता है? मॉडिफाइड कर देता है और उसको फील्ड का रूप दे देता है। क्या देता है? मास जो मॉडिफिकेशन करता है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? और जहां तक ये मॉडिफिकेशन हो पाती है वहां तक के मास सब क्या होंगे? खिंच के आएंगे। समझ गया? जहां पर ये मॉडिफिकेशन नहीं हो पाती, ये बदलाव नहीं हो पाता, वहां के मास से उनका सोर्स मास का कोई संबंध नहीं होता, कोई अट्रैक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? When any other mass is placed in this field, इस रीजन में जहां पर मॉडिफिकेशन हुई है, अगर कोई मास रखा जाता है तो भैया वो क्या होता है भैया? सोर्स मास की तरफ क्या होता है? पीछे चला। ठीक है, तो अगर मुझे डिफाइन करना है इसको कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, तो आप क्या बोलोगे? द स्पेस अराउंड द मटेरियल बॉडी विद इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, कौन एक्सपीरियंस करेगा? टेस्ट मास। किसकी वजह से एक्सपीरियंस करेगा? सोर्स मास की वजह से। तो यहां पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, ये है सोर्स मास, क्या है? और ये है छोटा सा टेस्ट मास। तो ये वाला मास इस वाले मास को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा एफ फोर्स से। तो अगर एफ फोर्स से खींच रहा है तो इसका मतलब इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड यहां पर क्या है? ज्यादा है, मतलब है। और अगर ये इसके ऊपर फोर्स, ये ध्यान रखना, इफ एफ इक्वल्स टू में जीरो, तो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सोर्स इज इक्वल्स टू, अगर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, अगर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड किसकी? सोर्स की क्या है? जीरो। और यदि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इफ एफ इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, देन
ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सोर्स क्या है भैया, ग्रेटर देन जीरो। समझ गए भैया। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, किसी मास के आसपास का वो क्षेत्र जहां तक टेस्ट मास को सोर्स मास क्या करे, खींच सके। ठीक है। अर्थ के चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, और कोई भी बॉडी अगर इस रेंज में आती है जहां तक इसने क्षेत्र को मॉडिफाइड किया है, ठीक है, तो वो सारी बॉडी इसकी तरफ खींच के चली जाएगी। कहां तक, कहां खींचेगी, अर्थ के सेंटर की। दैट इज द ग्रेविटेशन फील्ड। समझ गए। आते हैं भैया, बात करते हैं अगले टॉपिक की। नाम है, अगले टॉपिक का क्या नाम है भैया, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब पता है, स्ट्रेंथ, पावर। अगर मान लीजिए ये जो पीछे वाला डायग्राम है, ये सोर्स मास इसको टेस्ट मास में अपनी तरफ ज्यादा तेजी से खींचता या अपनी तरफ ज्यादा तेज एक्सेलरेट कराता, तो इसका मतलब यही होता है कि सोर्स की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है। और अगर ये वाले पे कम फोर्स लगता है, इसके अंदर कम एक्सेलरेशन आता, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी फील्ड इंटेंसिटी यहां पर क्या है। तो नॉर्मली कहने का मतलब है कि अगर आपका टेस्ट मास सोर्स मास की तरफ ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट कर रहा है, ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि सोर्स की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पर क्या है, ज्यादा है। और अगर टेस्ट मास स्लोली आ रहा है टुवर्ड्स सोर्स मास की तरफ, तो इसका मतलब उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कम है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मीनिंग यही हो गया, क्या हो गया, the gravitational field intensity at any point of the gravitational field due to the given mass is defined as the force experienced by unit mass, मतलब टेस्ट मास। जितना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कौन, यूनिट मास, किसकी वजह से, सोर्स मास की वजह से। तो इसका मतलब सोर्स मास की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वहां पे क्या है, ज्यादा है। और अगर टेस्ट मास कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, किसकी वजह से, सोर्स मास की वजह से, तो इसका मतलब सोर्स मास की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वहां पर क्या है, कम। ठीक है। ठीक है, प्रोवाइडेड द प्रेजेंस ऑफ यूनिट मास डज नॉट डिस्टर्ब, ये ध्यान रखना, यूनिट मास इतना बड़ा हो कि वो उसकी फील्ड सोर्स की फील्ड को डिस्टर्ब ना कर पाए। समझ गया भैया। तो आपको पता है छोटा हो बहुत बड़ा होना चाहिए। ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी भैया, जिसकी किससे डिनोट करते हैं, ई से, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ होती है। ठीक है, यहाँ पे वो लिखा नहीं हुआ, बाकी अर्थ के सेंटर की तरफ है। ठीक है, ये है भैया आपका सोर्स मास, और ये है आपका टेस्ट मास, और ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इफ एफ ज्यादा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा, इफ एफ कम, तो क्या होगा, देन अगर इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा तो सोर्स की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर इसके ऊपर कम फोर्स लगे तो, ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इट इज डिफाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी is defined as the ratio of या ratio of a gravitational force to the test mass।
कह रहा भैया कि ये किसका रेशियो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स और टेस्ट मास का। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को किससे लिखते हैं, ई से। ये किसका रेशियो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन में टेस्ट मास। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और मान लीजिए दूरी क्या है, स्मॉल एम अपॉन में स्मॉल एम क्या हुआ, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। ये हो गया आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। ई वेक्टर इक्वल्स टू में आप इसे लिखोगे वेक्टर फॉर्म में, जी एम आर स्क्वायर आर कैप। क्या लिखोगे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, रेडियली इनवर्ड टुवर्ड सोर्स मास। डायरेक्शन क्या है, आर कैप क्या बता रहा है, रेडियली इनवर्ड टुवर्ड्स सोर्स मास। अबे कहां लग रहा है ये, कहां लगती है देखो, सोर्स मास के अंदर की तरफ, यानी रेडियली इनवर्ड बोलोगे, क्या बोलोगे इसका, ठीक है। तो ई वेक्टर इक्वल्स टू में जी एम आर स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे, आर वेक्टर अपॉन में आर का, तो जी एम आर वेक्टर अपॉन में आर, दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। एसआई यूनिट वही होगी, एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट क्या होगी बताइए भैया। तो ये एक्चुअल में क्या है, यही फॉर्मूला आया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, लेकिन वहां पे कैपिटल आर था, क्या था, अर्थ की। तो यहाँ पे होगा इसकी साइन यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ध्यान रखना, ठीक है भैया। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी समझ गए। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेस्ट चार्ज पर, यूनिट चार्ज पर ज्यादा, यूनिट चार्ज बोल रहा हूँ, यूनिट मास पर ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब सोर्स की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या वहां पर ज्यादा है, ठीक है। इसको आप एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हो, और फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 kg मास ड्यू टू सोर्स मास। ये भी कह सकते हो कि भैया जो ग्रेविटेशन पे इंटेंसिटी होती है ना, वो 1 kg मास के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स होता है, किसके द्वारा, फोर्स मास में, ठीक है भैया। तो आपको जो ठीक लगे वो कर लेना, ये जहां पे ज्यादा होगी वहां पे रखा मास हमेशा ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जहां पर इसकी वैल्यू कम होगी वहां पे रखा मास कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो मतलब एक तरह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है, वो 1 किलो मास पे लगने वाला फोर्स है। 2 किलो पे कितना लगेगा, अगर 1 किलो मास पे लगने वाला फोर्स ई है, 2 किलो पे कितना लगेगा, 2 ई। 3 किलो पे, यानी कहीं पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दे रखा है, कहीं इस रीजन में मान लीजिए आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना रखा है, ई, और यहाँ पे मास कितना रखा हुआ है, एम। तो ई क्या है, 1 किलो पे लगने वाला फोर्स क्या है, और एम क्या है, इस फील्ड में रखा हुआ। तो भैया 1 किलो पे कितना फोर्स लग रहा है, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, एम इंटू में, एम इंटू में ई क्या है, 1 किलो पे लगने वाला फोर्स, 2 किलो पे कितना लगेगा, 2 ई, 3 किलो पे कितना लगेगा, 3 3, तो एम किलो पे कितना लगेगा। तो किसी भी मास को अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा जाए, उसमें पूछा है कुल कितना फोर्स लगेगा, तो आप उसमें निकाल सकते हो, ठीक है। अगला टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आसान है, बहुत आसान है। देखिए जब भी मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा, तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू वर्क डन अगेंस्ट द gravity is always equal to the gravitational potential energy। तो ये भैया आपका प्लेनेट है, ठीक है, और इससे एक, इस वाले डिस्टेंस पर एक मास रखा हुआ है। अच्छा आपको पता है ग्रेविटी कहाँ खींचती है, नीचे सेंटर की तरफ, दूरी क्या है, आर है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है। आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क करना है, जो आप वर्क करोगे वही क्या होगा, ये इधर की तरफ। देखिए ग्रेविटी तो आपका इधर वर्क करेगी, ग्रेविटी आपका सेंटर की तरफ खींचेगी, लेकिन आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क करना है। वर्क डन अगेंस्ट दी
ग्रेविटी। तो भैया आपको ये बताऊं, आर ये लगातार, अब इसको अभी ये यहाँ पर आर पे है, आप आर से उठा कर कहां ले आओ, इन्फिनिटी पर। तो आपको जब आप इन्फिनिटी पे ले आ रहे हो तो आपको किसके केस में काम करना पड़ेगा, ग्रेविटी के, क्योंकि ग्रेविटी को खींचेगी मास। ये इसका मास क्या, कैपिटल एम है, क्या है, और इसका मास क्या है, स्मॉल एम है। तो आप स्मॉल एम को ग्रेविटी, कैपिटल एम की ग्रेविटी के केस में ले आ रहे हो, तो जो भी वर्क करोगे क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा। तो हम देखते हैं भैया इस वक्त, एट दैट इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट, ये जो इंस्टेंट है, इंस्टेंट फोर्स कितना लगेगा। देखिए हम इंस्टेंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता लगातार फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, बदल रही है, तो हमें इंस्टेंट लेना पड़ेगा। तो फोर्स कितना लग रहा है इनके बीच में, एफ की वैल्यू कितनी है अभी जिस वक्त डायग्राम में दिख रहा है, तो डायग्राम में फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, जी एम स्मॉल एम अपॉन में आर। ये फोर्स लग रहा है, आर की वैल्यू वेरिएबल है, आर क्या, ये वेरिएबल है, वेरिएबल है, और लगातार इसकी वैल्यू क्या होती है, पहले आर थी, फिर बाद में आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी करनी है, तो आर वेरिएबल है, आर वेरिएबल होगा तो आर पे डिपेंड करता है फोर्स, तो ये भी वेरिएबल होगा। इसलिए मैंने क्या लिया, इंस्टेंट लिया, इंस्टेंट के लिए फोर्स की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, और ये भी क्या होगा, कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा, ये भी क्या होगा, फोर ये क्या होगा, कांस्टेंट फॉर इंस्टेंट, कांस्टेंट फॉर इंस्टेंट, ये फोर्स हो गया उस इंस्टेंट। अच्छा आपको पता है उस इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट तो होगा, क्योंकि लगातार हम ले आए उसको, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी आर कितना हुआ। देखिए उस इंस्टेंट में फोर्स तो इतना था, लेकिन उसी इंस्टेंट पर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना हुआ, डी आर। आपको पता भैया ये तो ये फोर्स लग रहा है, अगर अगर आपको इधर ले आना है तो आपको अप्लाइड फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, और उसकी वैल्यू भी इतनी होनी चाहिए, इतनी इसकी है, कितनी होनी चाहिए, माइनस जी कैपिटल एम माइनस क्यू लगा, पता है कोई, बताया मुझे कोई, क्योंकि उसके उल्टा लगा रहा हूं मैं फोर्स, ठीक है, माइनस लगा दिया, क्या है, अपोजिट टू, अपोजिट टू ग्रेविटी, अप्लाइड फोर्स क्या, ग्रेविटी के अपोजिट है, माइनस ही बता रहा है, ठीक है। तो अब देखिए भैया उस इंस्टेंट पर आपने देखा फोर्स इतना लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ था, डन वर्क डन, क्या हो गया, वर्क डन होगा, डी डब्ल्यू, क्या होगा, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, कौन सा फोर्स लगा रहे हो आप, अप्लाइड, क्या लगा रहे हो, अप्लाइड की वैल्यू क्या है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में, और ये क्या हुआ, डी आर, हो गया। आपको टोटल वर्क करना है, आर से लेकर कहां तक करना है, इंफिनिटी, तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन फ्रॉम आर टू इंफिनिटी। आपको आर से लेकर इंफिनिटी तक वर्क करना ना, तो फुल वर्क के लिए क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, डी डब्ल्यू, स्टार्टिंग में पार्टिकल कहां पे था, आर पे था, तो वहां पे वर्क क्या होगा, जीरो, और बाद में कहा लगा इंफिनिटी पर, तो वहां का वर्क क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की, यू की। स्टार्टिंग में आपने आर पे था तो कोई वर्क नहीं किया, फिर उसके बाद आप उठा करके कहां ले गए, इंफिनिटी पर, तो वहां पर जो भी वर्क किया आपने ग्रेविटी के केस में किया, और ग्रेविटी के केस में किया गया वर्क डन किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अच्छा माइनस जी कैपिटल एम और स्मॉल एम कॉन्स्टेंट टर्म में, अंदर क्या होगा, डी आर अपॉन में आर स्क्वायर। पहले आपका वर्क कहां पे था, जब आपका वर्क जीरो कहां पे था, जब आर पे थे, आपका वर्क यू किसके बराबर हो गया, जब आप कहां चले गए, इंफिनिटी पे। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रल क्या होता है, डब्ल्यू, जीरो से लेकर यू की लिमिट लग गई, ठीक है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया आर की पावर माइनस दो डी आर, और ये आर इंफिनिटी, ठीक है, ठीक है भाई, ये आएगा, एक बार डब्ल्यू को यू रिप्लेस करेगा, एक बार जीरो रिप्लेस करेगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, अरे क्या होगा, इंटीग्रेशन में क्या होगा, इसकी पावर एक जुड़ जाएगी, और यही पावर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगी, आर से लेके इंफिनिटी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। u इक्वल्स टू में क्या होगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये क्या होगा, आर की पावर माइनस वन, नीचे क्या होगा, माइनस वन, और ये आर, ये इंफिनिटी, ये माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया,
तो U इक्वल्स टू में क्या हुआ, G कैपिटल M स्मॉल m, R की पावर पॉजिटिव को निकल कहां ले आओ, नीचे, R इंफिनिटी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। एक बारी R को कौन रिप्लेस करेगा, इंफिनिटी, एक बार R को कौन रिप्लेस करेगा, R, एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी क्या होगा भैया, जीरो। आगे आपका U इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में R, और ये माइनस इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर क्योंकि ये एनर्जी जो होती है वो एट्रैक्टिव नेचर की होती है, क्या होती है, एट्रैक्टिव नेचर। बुक में जो किया हुआ है रिजल्ट यही है, लेकिन उनका तरीका अलग है, हम इन्फिनिटी से उल्टा उठा के ला रहे हैं। लेकिन आपको पता है, मैं आपको एक जनरली बताऊं तो मेरे हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी वो नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है, किसी के अगेंस्ट में वर्क करने की वजह से आती है, किसी फोर्स के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे हम ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं, यानी आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क करना है। कहां से, आर से उठा करके हम कहा लेंगे, और हमें पता है फोर्स वेरिएबल था इसलिए हमने इंस्टेंट लिया। इंस्टेंट के लिए फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फिक्स हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। आपने उस इंस्टेंट का वर्क निकाल लिया, उसके बाद आप नॉर्मली इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। और अगर मैं बात कर दूं, अगर आप इसको इन्फिनिटी पे ले जाओ, एट इन्फिनिटी, अगर कोई मास इन्फिनिटी पर है तो आर की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट, आपकी पोटेंशियल क्या होगी, जीरो, और ये क्या होगी, मैक्सिमम, क्या होगी, क्यों, क्योंकि ये तो नेगेटिव है ना भाई, और अगर इन्फिनिटी पे ले आओगे तो इसका मतलब हमने वर्क बहुत ज्यादा किया है, तो एनर्जी क्या आएगी, मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है एक्चुअल में, जीरो। मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो, समझ गया, समझ गया, इसका जीरो का मतलब मिनिमम सुनना, मैक्सिमम को ये। ठीक है भैया, तो इतना खत्म कर दिया, अगली क्लास में मिलते हैं, मतलब कल की क्लास में।